दोस्तों, जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले, इसका अंदाजा भला किसे होता है। इंसान प्लानिंग किसी और चीज की करता है और तकदीर के पन्नों पर कुछ और ही लिखा होता है। बात है 10 जून 2025 की। बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भारी चहल पहल थी। धूप अपनी पूरी तेजी पर थी और लोगों की भीड़ पसीने से तरबतर हो रही थी। इसी भीड़ के बीच एक ट्रेन आकर खड़ी होती है। 1938 अवध एक्सप्रेस, जो बरौनी से चलकर सीधे बांद्रा तक जाने वाली थी। इस ट्रेन के कोच B2 थर्ड एसी में 3 लोग दाखिल होते हैं। उमालाल, उनकी पत्नी सरस्वती और उनकी 24 साल की जवान बेटी किरण। उमालाल के घर में अभी कुछ दिन पहले ही उनके बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। घर में नई बहू आई थी। माहौल खुशनुमा था, लेकिन इस परिवार के सिर पर एक दूसरी ही चिंता सवार थी। इन तीनों की टिकटें कंफर्म नहीं थी। वे वेटिंग और RSE के सहारे किसी तरह ट्रेन में तो चढ़ गए थे, लेकिन थर्ड एसी के उस डिब्बे में कदम रखते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। कोच खचाखच भरा हुआ था। TT, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, के पास जाने पर उसने साफ कह दिया, भैया आगे बहुत रश है, 1 इंच जगह खाली नहीं है, कोई सीट कंफर्म नहीं हो सकती। उमालाल और उनकी पत्नी हाथ जोड़े हर मुसाफिर के पास जा रहे थे। कभी इस सीट पर बैठते तो कभी उस सीट पर, लेकिन जैसे ही कोई असली मुसाफिर अपनी कंफर्म सीट लेकर आता, वो इन्हें तुरंत उठने के लिए कह देता। 3-3 लोगों को एक साथ एडजस्ट करना किसी भी यात्री के लिए मुमकिन नहीं था। देखते ही देखते उनकी हालत दयनीय हो गई। सरस्वती की आंखों में आंसू छलक आए। वे थककर डिब्बे के दरवाजे के पास खड़े हो गए। किरण अपने माता पिता के चेहरे पर लाचारी देखकर अंदर ही अंदर घुट रही थी। ये सारा ड्रामा कोच के अंदर बैठा एक दूसरा युवक बहुत गौर से देख रहा था। उसका नाम लवकुश था। उम्र करीब 28 साल। उसकी सीट बिल्कुल कंफर्म थी, 55 नंबर, साइड लोअर बर्थ। लवकुश से ये सब देखा नहीं गया। उसका दिल पसीज गया। वो अपनी सीट से उठा और सीधा उस बुजुर्ग दंपति के पास गया। उसने बड़े आदर के साथ कहा, अंकल, मैं काफी देर से देख रहा हूं, आप लोग बहुत परेशान हैं। आप लोग प्लीज मेरी सीट पर चलकर बैठ जाइए। जैसे ही ये बात किरण और सरस्वती ने सुनी, उनकी बुझी हुई आंखों में जैसे एक नई चमक लौट आई। उमालाल ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुम्हारी सीट कहाँ है? लवकुश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सीट 55 नंबर है, साइड लोअर। आप लोग चलिए, मैं ठीक हूं। इसके बाद लवकुश ने खुद आगे बढ़कर उनका सारा सामान उठाया और अपनी सीट के नीचे करीने से व्यवस्थित कर दिया। जब वे लोग उस सीट पर बैठे तो उन्होंने एक बहुत लंबी और गहरी राहत की सांस ली। उमालाल ने कहा, बैठो बेटा, तुम भी यही बैठो। लवकुश ने मना करना चाहा, लेकिन उमालाल ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास ही बिठा लिया। बीच में सरस्वती बैठी और किनारे पर उनकी बेटी किरण बैठ गई। थोड़ी जान पहचान बढ़ी तो बातें शुरू हुई। उमालाल ने पूछा, बेटा, क्या नाम है तुम्हारा और क्या करते हो? लवकुश ने बड़े अदब से जवाब दिया, अंकल, मेरा नाम लवकुश है। मैं बरौनी की इंडियन ऑयल रिफाइनरी में सेफ्टी सुपरवाइजर के तौर पर काम करता हूं। मुझे नौकरी करते हुए 3 साल हो गए हैं और मेरी सैलरी करीब 55,000 रुपए है। यह सुनकर उमालाल और सरस्वती को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा, इसके लिए क्या पढ़ाई की थी बेटा? लवकुश बोला, मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद ITI, ITI का कोर्स किया था। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। उमालाल ने बताया कि उनकी बेटी किरण ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और उसका मुंबई में बहुत जरूरी पेपर है, इसीलिए वे लोग उसे लेकर मुंबई जा रहे हैं। लवकुश ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर ये कोई टेक्निकल कोर्स कर ले तो हमारी कंपनी या ऐसी ही दूसरी जगहों पर अच्छी पोजीशन पर मौके मिल सकते हैं। फिर लवकुश ने बताया कि वो खुद मुंबई क्यों जा रहा है। उसका एक बहुत जिगरी दोस्त है
जिसकी शादी 20 जून को मुंबई में होने वाली है। वो उसके परिवार के साथ शादी में शामिल होने जा रहा है और साथ ही थोड़ा घूमने और शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने का भी प्लान है। हंसी मजाक और सामान्य बातचीत के बीच ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ट्रेन को चले हुए लगभग 2.5 घंटे हो चुके थे और वो नकटियागंज के पास पहुंचने वाली थी। तभी अचानक उमालाल की जेब में रखा मोबाइल फोन बज उठता है। उमालाल ने फोन उठाया और हेलो बोला। उधर से जो आवाज आई उसे सुनते ही उमालाल के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उनके गले से सिसकियां निकल पड़ी और वे वही डिब्बे के बीचों बीच फूट फूट कर रोने लगे। सरस्वती घबरा उठीं। उन्होंने पति का कंधा हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ जी? ऐसे क्यों रो रहे हैं? उमालाल की जुबान कांप रही थी। वे फफकते हुए बोले, बाबूजी। बाबूजी नहीं रहे। ये सुनते ही सरस्वती भी दहाड़ मारकर रोने लगी। कोच के बाकी यात्री सन्न रह गए। उमालाल के 90 साल के बुजुर्ग पिता, जो सुबह ही उन्हें हंसते खेलते और आशीर्वाद देकर विदा करके आए थे, अचानक दुनिया छोड़कर जा चुके थे। हार्ट अटैक ने पल भर में सब कुछ छीन लिया था। डिब्बे में मातम छा गया। सरस्वती रोते हुए बोली, हे भगवान, सुबह ही तो मैंने उनके पैर छुए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। अब हम क्या करें? उमालाल ने सिर पकड़ लिया। हमें तुरंत ट्रेन से उतरना होगा। सफर यही खत्म करना होगा और गांव वापस लौटना होगा। लेकिन तभी सरस्वती को अपनी बेटी किरण की चिंता सताई। वो बोली, आप दोनों तो गांव लौट जाएंगे, लेकिन किरण का क्या होगा? परसों उसका फाइनल एग्जाम है। अगर वो मुंबई नहीं पहुंची तो उसका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। उमालाल गहरे संकट में पड़ गए। तभी उनकी नजर पास खड़े लवकुश पर पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया लवकुश, तुम तो भगवान बनकर आए हो। क्या तुम मेरी इस बेटी को मुंबई तक अपनी जिम्मेदारी पर पहुंचा सकते हो? इसके करियर का सवाल है। लवकुश ने बिना एक पल गवाए कहा, अंकल, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप माताजी को लेकर अपने घर जाइए। अंतिम संस्कार जरूरी है। मैं किरण को सुरक्षित इसके घर तक और परीक्षा केंद्र तक पहुंचा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। अब अगला सवाल यह था कि उमालाल और सरस्वती नकटियागंज स्टेशन पर उतरकर वापस कैसे जाएंगे। यदि वे वापसी की कोई ट्रेन पकड़ते तो अगले दिन सुबह तक पहुंच पाते, जो कि बहुत देर हो जाती। लवकुश ने तुरंत सलाह दी, अंकल, आप ट्रेन का इंतजार मत कीजिए। स्टेशन पर उतरकर तुरंत कोई बोलेरो या स्कॉर्पियो कार बुक कर लीजिए। 250-300 किलोमीटर का रास्ता है। ड्राइवर आपको 4-5 घंटे में घर पहुंचा देगा। उमालाल ने जेब टटोली और थोड़ा झिझकते हुए बोले, बेटा, अभी अभी बेटे की शादी करके लौटे हैं। जेब में उतने पैसे नहीं हैं और इतनी जल्दी कैश का इंतजाम कैसे होगा? यह सुनकर लवकुश ने बिना किसी झिझक के अपने बैग की चैन खोली। उसने अपने पास रखे 10,000 रुपए निकाले और सीधे उमालाल के हाथ पर रख दिए। उसने कहा, अंकल, पैसों की चिंता मत कीजिए। आप इस वक्त जाइए। अंतिम संस्कार सबसे बड़ा काम है। उमालाल की आंखें भर आई। जब वे उतरने लगे तो दरवाजे पर थोड़ा संकोच करते हुए उन्होंने कहा, बेटा, अगर थोड़ा और यानी 300 से 400 रुपए मिल जाते तो क्रियाक्रम के सामान में आसानी हो जाती। लवकुश ने तुरंत अपना फोन निकाला और कहा, अंकल, आप अपना या किसी दुकानदार का क्यूआर कोड दीजिए। उसने तुरंत ऑनलाइन 400 रुपए ट्रांसफर कर दिए। उमालाल और सरस्वती ने रोते हुए लवकुश को गले लगाया, उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और नरकटियागंज स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतर गए। वे तुरंत एक कार बुक करके अपने गांव के लिए रवाना हो गए। अब ट्रेन के थर्ड एसी कोच की उस सीट पर सिर्फ 2 लोग रह गए थे, लवकुश और किरण। किरण पूरी तरह टूट चुकी थी। दादाजी के निधन की खबर और माता पिता के अचानक चले जाने से वो एकदम गुमसुम और सहमी हुई थी। वो सीट के एक कोने में सिमटकर लगातार रो जा रही थी। लवकुश ने एक बड़े भाई और एक अच्छे दोस्त की तरह उसे संभाला। उसने पानी की बोतल बढ़ाई और प्यार से समझाया, किरण,
रोने से कुछ नहीं बदलेगा। दादाजी की उम्र 90 साल हो चुकी थी। इस उम्र में जाना एक प्राकृतिक सच्चाई है। तुम्हारे माता पिता समय पर घर पहुंच जाएंगे। तुम खुद को संभालो। तुम्हारा पेपर परसों है, तुम्हें उसके लिए मजबूत होना पड़ेगा। शाम ढलते ढलते सरस्वती का फोन आया। उन्होंने रोती हुई आवाज में बेटी का हाल पूछा और कहा, बेटी, हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। तुम घबराना मत और लवकुश भैया के साथ आराम से मुंबई पहुंच जाना। रात के करीब 10 बज चुके थे। ट्रेन की रफ्तार तेज थी और डिब्बे की ज्यादातर लाइटें बुझ चुकी थी। मुसाफिर सो चुके थे। लवकुश ने किरण से कहा, तुम लेट जाओ, आराम कर लो। किरण ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, आप कहां सोएंगे? लवकुश ने कहा, मैं नीचे जमीन पर चद्दर बिछाकर सो जाऊंगा। तुम ऊपर बर्थ पर सो जाओ। किरण लेटने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अचानक लवकुश के माथे पर हाथ रख गया और वो दर्द से कराह उठा। उसने कहा, पता नहीं क्यों, अचानक मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा है। किरण से देखा नहीं गया। उसने तुरंत उठकर लवकुश के पास बैठकर कहा, लाइए, मैं आपका सिर दबा देती हूं। लवकुश ने संकोच करते हुए मना करना चाहा, अरे नहीं, रहने दो। लेकिन किरण ने जिद करके उसका सिर अपनी गोद के पास या सहारे रखा और हल्के हाथों से उसके सिर की मालिश करने लगी। 5 से 10 मिनट तक लगातार सिर दबाने से लवकुश के सिर का दर्द छूमंतर हो गया। उसे बहुत राहत मिली। उसने किरण की तरफ देखा और गहरी कृतज्ञता के साथ धन्यवाद कहा। इसके बाद लवकुश ने अपनी चादर नीचे 6 सीटों के बीच के गलियारे में बिछाई और वहीं लेट गया। किरण ऊपर अपनी बर्थ पर लेट गई। लेकिन मां तो मां होती है। रात के 12 बजे सरस्वती को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें बेटी और उस अनजान लड़के की चिंता सता रही थी। उन्होंने तुरंत किरण को वीडियो कॉल लगा दिया। किरण ने तुरंत फोन उठाया और बोली, मम्मी, आप अभी तक सोए नहीं? सरस्वती ने घबराते हुए पूछा, बेटी, मुझे नींद कहां आएगी? तुम ठीक से सोई हो ना? और वो भैया कहां हैं? किरण ने कैमरे का एंगल घुमाकर पूरा डिब्बा दिखाया। उसने कहा, देखो मम्मी, मैं ऊपर आराम से लेटी हूं और वो नीचे सो रहे हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। इसके बाद लवकुश को भी कैमरे में नींद में सोया हुआ दिखाया गया। ये सब देखकर सरस्वती का दिल बैठा और उन्होंने चैन की सांस ली। इसके बाद दोनों सो गए। रात के सन्नाटे में जब सुबह के 3 से 4 बजे तो अचानक किरण की आंख खुल गई। उसे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन ट्रेन के उस डिब्बे में चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ इमरजेंसी लाइटें जल रही थी और ट्रेन खटखटर की भयानक आवाज के साथ फुल स्पीड में दौड़ रही थी। अंधेरे और सन्नाटे से डरकर किरण ने तुरंत नीचे सो रहे लवकुश को हिलाकर जगाया। लवकुश ने उठकर अपनी आंखें मलते हुए पूछा, क्या हुआ किरण? किरण ने डरते हुए कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, अंधेरा है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए ना। लवकुश ने बिना एक सेकंड गवाए कहा, चलो, मैं साथ चलता हूं। वो आगे आगे चला और किरण उसके पीछे पीछे गई। वॉशरूम से लौटने के बाद जब वे अपनी सीट पर आए तो किरण ने आग्रह किया, अब आप नीचे मत सोइए, आप ऊपर आकर बैठिए या लेटिए। मुझे नीचे आपको सुलाकर खुद ऊपर लेटे रहना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन लवकुश अपनी मर्यादा और संस्कारों से बंधा हुआ था। उसने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा, नहीं किरण, मैं ठीक हूं, तुम आराम करो, सुबह होने वाली है। अगले 2 दिन और 2 रातें, यानी लगभग 45 से 46 घंटे का वो लंबा सफर इसी तरह बीता। कभी वे आमने सामने बैठकर बातें करते, कभी ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते हुए नजारों को देखते, कभी एक दूसरे को स्नैक्स शेयर करते। इन 2 दिनों में दोनों अजनबी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनके बीच का हर झिझक और संकोच अब एक गहरे मानसिक लगाव में बदल चुका था। आखिरकार वो दिन आ गया जब ट्रेन बांद्रा टर्मिनस पहुंची। सुबह के 4 बज रहे थे। अंधेरा था, लेकिन मुंबई की चमक अलग ही थी।
लवकुश ने अपना और किरण का भारी सामान उठाया और उसे सुरक्षित उसके छोटे से घर तक पहुंचाया। इसके बाद लवकुश अपने दोस्त के घर चला गया और किरण अपने पेपर की तैयारियों में जुट गई। अगले दिन किरण का एग्जाम था। पेपर खत्म होने के बाद उसने लवकुश को फोन किया। लवकुश ने पूछा, कैसा हुआ पेपर? किरण ने खुशी से चहकते हुए कहा, पेपर बहुत अच्छा हुआ। सच कह रही हूं, अगर आप उस दिन ट्रेन में मेरी मदद नहीं करते तो मैं कभी मुंबई नहीं पहुंच पाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद के 2 दिनों में जब भी मौका मिलता वे फोन पर लंबी बातें करते। मुंबई में रहते हुए किरण ने एक दिन कहा, लवकुश, आज मुझे मुंबई घुमाने ले चलो ना। मैंने सुना है आप मुंबई पहली बार आए हो, लेकिन मैं तो यहां कई बार आई हूं। लवकुश हंसते हुए बोला, अरे वाह, फिर तो आज तुम मेरी गाइड बनोगी। अगले दिन दोनों मुंबई की सड़कों पर निकले। मरीन ड्राइव के समंदर की ठंडी हवाओं के बीच, जुहू बीच पर रेत पर चलते हुए और मुंबा देवी के दरबार में माथा टेकते हुए वे दोनों साथ घूम रहे थे। भीड़ भाड़ के बीच जब भी कोई धक्का लगता, लवकुश उसका हाथ थाम लेता। वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि आसपास के लोगों को यही लगता था कि वे कोई नया जोड़ा कपल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों ने अपनी मर्यादाओं की एक अदृश्य रेखा खींच रखी थी। दिल में समंदर जैसी लहरें उठ रही थी, लेकिन जुबान से प्यार का एक शब्द भी बाहर नहीं आया था। शादी के कार्यक्रम निपट चुके थे। अब वापसी का वक्त आ गया था। किरण का टिकट 24 जून का था। उमालाल और सरस्वती लगातार फोन करके कह रहे थे कि बेटा लवकुश, जब तुम वापस आ रहे हो तो किरण को भी अपने साथ लेते आना, क्योंकि घर पर ठीक 2 दिन बाद उनके दादाजी का ब्रह्म भोज श्राद्ध है, जिसमें किरण का होना जरूरी है। लवकुश ने कहा, अंकल, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सुरक्षित इसे वापस पहुंचा दूंगा। वापसी का फिर वही लंबा सफर शुरू हुआ। 4 दिन का वो सफर दोस्तों की तरह कटा। खूब हंसते बोलते वे लोग बरौनी जंक्शन वापस पहुंच गए। जब लवकुश किरण को लेकर उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो पूरा परिवार उन्हें देखकर खुश हो गया। उमालाल और सरस्वती ने लवकुश को गले से लगाया और दिल से दुआएं दी। लेकिन जब लवकुश अपना बैग उठाकर अपने घर जाने के लिए विदा लेने लगा तो एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। किरण चुपचाप घर के कोने में खड़ी थी। जैसे ही लवकुश ने मुड़कर चलने के लिए कदम बढ़ाया, किरण खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़कर दरवाजे तक आई। उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर चुकी थी। लवकुश ने मुड़कर पूछा, क्या हुआ किरण, तुम रो क्यों रही हो? किरण का गला रुंध गया। वो फफक पड़ी और बोली, क्या हुआ पूछ रहे हो? अब इसके आगे क्या कहूं? लवकुश की भी आंखें नम होने लगी। उसने पूछा, बताओ ना, क्या बात है? किरण ने अपने दिल का सारा बांध तोड़ दिया और रोते हुए कहा, मैं आपसे प्यार करने लगी हूं। आपके बिना अब एक पल भी रहना मुश्किल लग रहा है। ये सुनते ही लवकुश सन्न रह गया। वो एकदम खामोश हो गया। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। उसने सोचा था कि यह रिश्ता सिर्फ एक सफर का है, लेकिन दिल कब और किससे जुड़ गया, इसका एहसास उसे अब हुआ था। तभी वहां सरस्वती आ गई। उन्होंने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो वे समझ गई। सरस्वती ने प्यार से लवकुश का हाथ थामा और उसे घर से थोड़ा दूर एक कोने में ले गई। लवकुश ने अदब से पूछा, कहिए आंटी। सरस्वती की आंखों में भी नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक मां की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, देखो बेटा, अभी घर में मातम है, ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है। लेकिन मेरे पति उमालाल एक बात कह रहे थे, तुम जैसे इंसान इतने नेक दिल और समझदार हो। अगर तुम्हारी शादी अभी नहीं हुई है और तुम्हें मेरी बेटी पसंद है तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तुम्हारी क्या राय है? लवकुश अवाक रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए कहा, आंटी, किरण में कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन मेरे परिवार वाले,
आप लोगों से मिले नहीं हैं। सरस्वती ने बीच में रोकते हुए कहा, एटा, जो इंसान संकट के समय अपनी जान से ज्यादा दूसरों का दर्द समझे, उसका परिवार बुरा हो ही नहीं सकता। तुम बस हाँ या ना कहो, बाकी सब हम संभालेंगे। लवकुश ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। दूर खड़ी किरण ये सब अपनी नम आंखों से देख रही थी। जब उसने देखा कि उसकी मां और लवकुश के बीच बात पक्की हो चुकी है, तो उसके आंसुओं के बीच एक बहुत ही प्यारी और मुकम्मल मुस्कान खिल उठी। एक ट्रेन की साधारण सी अनकन्फर्म सीट से शुरू हुआ वो सफर, नफरत और निराशा के बाद भरोसे की सीढ़ी चढ़ते हुए आखिरकार दो दिलों के मिलन और एक खूबसूरत जीवन की दहलीज पर आकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये दिल को छू लेने वाली और जज्बातों से भरी कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी ऐसी ही बेहतरीन और शानदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें और हमारा हौसला बढ़ता रहे।